बेटा आज हम 14 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो हमारा लास्ट चैप्टर है एकदम, चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। ठीक है, डाटा हैंडलिंग में हम पहले कुछ डाटा के बारे में डेफिनेशंस को जान लेते हैं। डेफिनेशंस क्या है? ठीक है, पहली डेफिनेशंस क्या है, डाटा क्या होता है। डाटा हैंडलिंग में डाटा तो हमको पता होना चाहिए, उसके बाद उसको हैंडल कैसे करना है वो भी हम बताएंगे। तो पहले डाटा क्या होता है। डाटा एक वो किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, किसी मतलब कि एक कलेक्शन होता है डाटा। डाटा क्या होता है? कलेक्शन होता है किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में। ठीक है, एक न्यूमेरिक कलेक्शन होता है, लिखा हुआ मैंने, कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट। मतलब कि एक टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, किसी चीज के बारे में एक टाइप की इंफॉर्मेशन होती है जिसके बारे में न्यूमेरिकल कलेक्शन, न्यूमेरिकल फैक्ट को क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है, उसको हम बोल देते हैं डाटा। किसी भी चीज के बारे में न्यूमेरिकल फैक्ट कलेक्ट करना क्या कहलाता है? डाटा। ठीक है, तो जब न्यूमेरिकली हम कि भाई देखो, जैसे हमने बोला कि हमारे किसी के 4 गोडाउन है, ठीक है, उसने कहा कि मेरे एक गोडाउन में 20 सेब है, 50 केले हैं, 50 अनार है। तो देखो, एक वो पर्टिकुलर चीजें है ना, उनका हमने क्या कलेक्ट किया? हमने उनका न्यूमेरिकल वैल्यू कलेक्ट किया ना, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया ना। तो वही चीज है कि न्यूमेरिकल फैक्ट को जब हम कलेक्ट करते हैं, किसी चीज की न्यूमेरिकल फैक्ट को कलेक्ट करते हैं, उसी को हम बोल देते हैं डाटा। ठीक है, तो डाटा समझ में आया होगा तुम लोगों को, सिंपल था। डाटा 2 टाइप के होते हैं। एक डाटा होता है कि जैसे जो सेठ है, कोई सेठ है, ठीक है, वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, कहेगा जाओ मेरा गोडाउन से तुम चेक करके आओ कितना कितना क्या क्या बचा हुआ है। सेठ तो जाएगा नहीं चेक करने, नहीं जाएगा ना, तो वो किसी नौकर को भेजेगा। तो वो उसने कलेक्ट करके एक पेपर में लिखेगा, वो लिखेगा ना, कोई एक एम्प्लॉय होगा वो लिखेगा। तो वो कौन सा डाटा होगा? प्राइमरी डाटा। मतलब कि वो गया, उसने इन्वेस्टिगेट किया और उसने देखा कि इतना डाटा है यहाँ पर, इतने सेब, इतने केले, इतने अनार यहाँ पर है। वो कौन सा डाटा होगा? प्राइमरी डाटा। जो सबसे पहले कलेक्ट किया गया वो कौन सा होगा? प्राइमरी डाटा। अब ये कलेक्ट किया हुआ डाटा वो अपने सेठ के पास लेके जाएगा, तो सेठ भी तो अपने पास डाटा रखेगा ना, तो वो वाला डाटा क्या होगा? सेकेंडरी डाटा। मतलब सेकेंडरी डाटा क्या है? ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा है, जो कि अब दे दिया गया है, वो बैठे बैठा डाटा उसने ले लिया, बस उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी। बट प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए उसको मेहनत लगी, उसने इन्वेस्टिगेट किया, है ना। बट वही प्राइमरी डाटा उठा के उसने सेठ को जाके दे दिया कि ये आपके गोडाउन में इतना इतना है, उसने तो सिर्फ कंप्यूटर में फीड कर लिया, चुपचाप बैठा हुआ है, उसको कोई मेहनत लगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में फर्क समझ में आया? स्कूल का एग्जाम्पल ले लो एक, कि प्रिंसिपल थोड़ी जाता है सभी बच्चों को काउंट करने कि हमारे स्कूल में कितने बच्चे हैं। वो तो हर एक क्लास टीचर को बोल देता है कि अपने अपनी क्लास टीचर से बच्चों को काउंट करके मुझे बताओ, ऐसे बोल देता है ना वो। ऐसा तो है नहीं कि हर एक क्लास में जाएगा 1 2 3 4, नहीं गिनेगा ना वो तो चुपचाप अपने ऑफिस में बैठा रहेगा, टीचर्स को बुलाएगा मीटिंग में, आप कलेक्ट करो डाटा सब। तो वो जो टीचर्स कलेक्ट करेंगे स्कूल के अबाउट, वो कौन सा डाटा होगा? प्राइमरी डाटा होगा। बट टीचर से फिर जब प्रिंसिपल कलेक्ट करेगा तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा? सेकेंडरी डाटा। समझ में आई बात? तो ये हमारे डाटा के 2 टाइप्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया। आगे आता है टेलीफॉर्म ऑफ नंबर। अब किसी भी न्यूमेरिक डाटा को टेली में कैसे शो करते हैं, ये तरीका है। जैसे उसके गोडाउन में 9 सेब थे, कितने सेब थे? 9 सेब थे, और आपको बोल दिया जाए कि इसकी एक टैली टेबल बनाओ, सेब की टेलीफॉर्म में कन्वर्जन करो। तो टेलीफॉर्म में कैसे कन्वर्जन करोगे? तो 9 है तो 1 2 3 4 ये 5 होता है, 6 7 8 9। तो इस तरीके से हम लिख देंगे। समझ में आई बात? उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज की रिपीटेशन को शो करता है, किसी भी चीज की रिपीटेशन को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल कि क्लास 8th और 9th में राम जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, राम नाम के बच्चे कितने हैं, राम नाम के लड़के कितने हैं। तो हमने देखा क्लास 8th में टोटल राम नाम के 8 लड़के हैं। कितने हैं? 8। मतलब राम कितनी बार रिपीट हो रहा है क्लास में, रिपीटेशन को शो हो रहा है ना। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा किसको शो करता है? रिपीटेशन को। ठीक है, और 9th में 9 है, 8th में 8 है, ये रिपीटेशन को शो करता है। क्लियर है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टाइम्स, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स हैं ये। जैसे मैंने बोला कि क्लास 7th में मैं कितनी बार गया? 3 बार गया, मतलब मेरे क्लास 7th में जाने की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 3। मतलब जितनी बार रिपीट हुआ मैं, वो मेरी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप हो, मैं बोलता हूं कि अर्पिता को मैंने 3 झापड़ मारे। कितने झापड़ मारे? 3। तो मेरे झापड़ मारने की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 3। ठीक है, अंश को मैंने 10 मार दिए, तो कहेगा अरे ये तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपने लगा दी मेरे पास, तो थोड़ा कम लगाइए, है ना। तो फ्रीक्वेंसी किसको शो कर रहा है? रिपीटेशन को शो कर रहा है। ठीक है,
जैसे एक आपको अनग्रुप डाटा दिया जाएगा एग्जाम में, ऐसे अनग्रुप डाटा दिया जाएगा 1 2 5 6 9 10 2 5 9 10, ऐसा अनग्रुप डाटा दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा बताओ 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है। 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स, तो इसकी 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 2। ये अनग्रुप डाटा होता है, ठीक है। तो अनग्रुप डाटा को जब हम एक टैली टेबल में पहले तो उसको हम ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसकी टैली और उसकी फ्रीक्वेंसी अलग से लिख देते हैं। समझ में आई चीज? तो इस चीज का ऐसे ही जैसे गोडाउन में केले सेब अनार रखे हुए थे ना, तो उसने पूछा कि नंबर ऑफ बनानास बताओ, तो नंबर ऑफ बनानास मान लो 50 थे, तो आपसे ऐसे ऐसे ही पूछ सकता बताओ बनानास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी ध्यान रखना हमेशा कि जितने बनाना है उतनी ही उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब आपसे वो ना पूछे शायद ऐसा कि बताओ कितने बनाना कितने केले हैं मेरे गोडाउन में, वो सिर्फ पूछ ले बताओ केले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो केले की फ्रीक्वेंसी आप बता दोगे 40 है भाई, नंबर ऑफ बनानास कितने हैं 40, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, फ्रीक्वेंसी किसको शो करता है, रिपीटेशन को शो करता है, ध्यान देना, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स अ थिंग रिपीट कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? चलो फिर आगे चलते हैं अब हम लोग। क्लास इंटरवल्स, देखो मैंने आपको क्या बताया कि जब डाटा हमारा बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है तो उन डाटा को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। और हर एक ग्रुप में ये क्लास इंटरवल्स होते हैं, हर एक ग्रुप्स में क्या होते हैं, ये क्लास इंटरवल्स जो इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से डिवाइड होते हैं, ठीक है। और इन क्लास इंटरवल में जो ये वाली पीछे वाली लिमिट होती है, जो छोटी लिमिट होती है, उसको हम बोल देते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। और इसको बोल देते हैं अपर लिमिट। आगे वाले को क्या बोल देते हैं? अपर लिमिट। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है। और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस जो इन दोनों के बीच का है, उसको हम बोलते हैं विड्थ। क्या बोल देते हैं? विड्थ। विड्थ बोल देते हैं इन दोनों को। और उसके बाद क्लास मार्क आता है, एक पॉइंट आता है क्लास मार्क। तो इन दोनों के बीच का जो मिड होगा, क्या होगा? मिड। और मिड कैसे फाइंड करेंगे? तो 20 + 30 अपॉन में 2, इस तरीके से फाइंड करेंगे हम। इसको बोल देते हैं हम क्लास मार्क। क्या बोल देते हैं? क्लास मार्क। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ग्राफ दिया होगा आपसे, वो पूछेगा कि इस इंटरवल का एक स्पेसिफिक इंटरवल देगा आपको और पूछेगा कि इस इंटरवल का क्लास मार्क फाइंड करो। तो क्लास मार्क जैसे ही आपको वो बोले, आप समझ जाना कि आपको मिड वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सी फाइंड करनी है? मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे? लोअर लिमिट अपर लिमिट जोड़ दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। ये हमारा होता है क्लास मार्क। एक आता है रेंज। सर जी आप बोल रहे 2 से डिवाइड कर दो ना, तो मान लीजिए अगर 13 आएगा। 25 ये चीज समझ में आई पूरी? मैंने क्या क्या बताया आपको? मैंने बताया क्लास इंटरवल कब, हर एक ग्रुप में क्लास इंटरवल होते हैं। जब बहुत ज्यादा बड़ा डाटा होता है तो ग्रुप बनते हैं, ग्रुप में क्लास इंटरवल्स होते हैं। और क्लास इंटरवल की जो मतलब कि एक लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है, आप पहचान जाओगे। और लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोल देते हैं? विड्थ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? विड्थ बोल देते हैं। और उसके बाद एक आता है क्लास मार्क। तो एक इंटरवल का क्लास मार्क क्या होता है? उसकी मिड वैल्यू। कौन सी वैल्यू? मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू कैसे निकालोगे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो आपकी उस इंटरवल की क्लास मार्क की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? सर जैसे मान लीजिए 45 हो गया लोअर वो अपर लिमिट, और वो लोअर हो गया 44 ना। भाई इंटरवल बीच में सेम होना चाहिए, उसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। तुम्हारे हिसाब से क्लास इंटरवल नहीं बनेगा। मैंने यहाँ ये इंटरवल जो लिखा है, तो यहाँ भी 10 का गैप है, यहाँ भी 10 का गैप है, यहाँ भी 10 का गैप है, समझे? हमेशा 10 का गैप। हाँ, इंटरवल का मतलब ये होता है कि बीच में गैप हमेशा इक्वल रहे। और हमेशा नहीं, अगर आपने यहाँ 4 का गैप दिया है ना, तो यहाँ भी 4 का रहे, यहाँ भी 4 का रहे। जितने भी इंटरवल बनेंगे उस ग्रुप में, वो सब के सब उस ग्रुप के जितने भी इंटरवल होंगे उसमें उतने का ही गैप होना चाहिए, गैप नहीं खत्म होना चाहिए। मतलब उनकी जो विड्थ होगी या विड्थ होगी, जो डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए इंटरवल्स के बीच में, ठीक है। तो ये समझ में आया क्लास मार्क क्या होता है। एक आता है हमारा रेंज। अब रेंज समझो, रेंज थोड़ा अलग है।
रेंज में क्या होता है, एक डाटा दे दिया जाता है आपको, अनग्रुप डाटा। क्या दे दिया जाता है, अनग्रुप डाटा। जैसे मान ऐसे दे दिया उसने आपको डाटा 5, 8, 10, 20, 25, 18, 31, ये अनग्रुप डाटा दे दिया। और उसने पूछा कि बताओ इस अनग्रुप डाटा का रेंज क्या है, इस अनग्रुप डाटा का रेंज क्या होगा। तो रेंज आप कैसे फाइंड करोगे, इसमें से आप देखोगे कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 31 31 है, फिर लोवेस्ट वैल्यू कितनी है, 5 5 है, हाँ माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 31 minus 5 26 ये इसकी हो जाएगी रेंज। ये क्या हो जाएगी इसकी रेंज। रेंज निकालना आया। कोई भी अनग्रुप डाटा आपको दे देगा, फिर से बता दीजिए। देखो कोई भी अनग्रुप डाटा है, ये मान लो ऐसा डाटा दे देगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन में, और आपको क्या कहेगा कि इसका रेंज फाइंड करो, इसका रेंज क्या है। तो रेंज आपको फाइंड करने के लिए आपको देखना है कि इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 31। हाईएस्ट वैल्यू इस ग्रुप अनग्रुप डाटा की हाईएस्ट वैल्यू 31 है और लोवेस्ट वैल्यू क्या है, 5 है। दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है, रेंज होता है। दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है, रेंज होता है। समझ में आया। तो ये रेंज है हमारा, क्लियर। इस तरीके से हमारा ये रेंज फाइंड हो जाएगा। नोट हो गया सभी का। अभी हमारा कुछ और टॉपिक आता है अलग से, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो ये बहुत जरूरी चीजें थी जो मैं जितने टर्म्स मैंने बताई आपको। ये देखो क्वेश्चन जब करोगे तो समझ में आएंगे आपको कैसे क्या करना है। अब एक और आता है आगे टॉपिक कि हम डाटा रिप्रेजेंटेशन, न्यूमेरिक डाटा रिप्रेजेंट into graphical फॉर्म। हम न्यूमेरिकल डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं इनटू ग्राफिकल फॉर्म में। वो कैसे, किस किस तरीके से। तो पहला क्या है हमारा, बार ग्राफ। बार ग्राफ से हम न्यूमेरिक डाटा को शो करते हैं। किससे शो करते हैं, बार ग्राफ से। पहला क्या है, बार ग्राफ। दूसरा आता है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ, ठीक है, दूसरा डबल बार ग्राफ होता है। तीसरा हमारा होता है हिस्टोग्राम। चौथा होता है हमारा पाई चार्ट। और पांचवा होता है लाइन ग्राफ। ठीक है, ये क्या होता है, पांचवा लाइन ग्राफ। अब इसके बारे में कुछ लिखते हैं। बार ग्राफ क्या है, बार ग्राफ सिंगल डाटा को शो करता है। बार ग्राफ क्या करता है, सिंगल डाटा को, फ्रीक्वेंसी को शो करता है, किसी भी डाटा की फ्रीक्वेंसी को शो करता है। ठीक है, जैसे क्लास 8 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास 9 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास, जैसे मैंने ये बनाया बार ग्राफ, शो करता हूँ बना के आपको। ठीक है, मैं एक बार ग्राफ ऐसे ऐसे होगा और इसमें ना ऐसे हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स होंगे। क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स होंगे और ये एक दूसरे से अलग अलग बने रहेंगे ऐसे। तो जानते हो तुम लोग भी, ये हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स ऐसे बने रहेंगे। ये किसको शो करेंगे, तो ये फ्रीक्वेंसी को शो करेंगे। मान लो फ्रीक्वेंसी मैं लिख देता हूं, ये फ्रीक्वेंसी हमारी इस साइड है। क्या है ये, किसकी फ्रीक्वेंसी, तो क्लास 9 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये 0 हो जाएगा, 1 2 3 4। इस तरीके से हमारे बार ग्राफ बनता है, ध्यान दो। ठीक है, क्लास 9 में मान लो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, ये 9th क्लास हो गई, ये 10th हो गई, ये 11th हो गई। ठीक है, इस तरीके से हमारी 3 क्लासेज हो गई। और यहां से हमको देखना है कि 9th क्लास में कितने बच्चे हैं, तो 4। कितने हैं टोटल,
4 बच्चे हैं, इसमें 5 हैं, और इधर ऊपर एक 6 लिख दूंगा तो ऊपर क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो देखो 9th में नंबर ऑफ स्टूडेंट 4, तो मतलब स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 4। स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 9th में, 4। 11th में कितनी है स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी, 6। तो स्टूडेंट्स रिपीट हुए, कितने रिपीट हो रहे हैं, 11th में 6 था तो 6 उसकी फ्रीक्वेंसी। मतलब कि जो हमारा बार ग्राफ होता है वो क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को शो करता है, किसी भी डाटा की फ्रीक्वेंसी को शो करता है। ठीक है, जैसे डाटा मतलब स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स डाटा है ना, तो उनकी फ्रीक्वेंसी को शो करता है ये बार ग्राफ। किसी भी डाटा की फ्रीक्वेंसी को शो करता है कौन, बार ग्राफ। ठीक है, तो इसके सामने आप लिख सकते हो कि इट्स शो फ्रीक्वेंसी, शो फ्रीक्वेंसी। क्या करता है, फ्रीक्वेंसी शो करता है। उसके आता है डबल बार ग्राफ। अब डबल बार ग्राफ क्या होता है, तो डबल बार ग्राफ में 2 डाटा एक साथ शो किए जा सकते हैं, 2 डाटा एक साथ शो किए जा सकते हैं। डबल बार ग्राफ ऐसे बनता है कुछ, यहां पर 2 ब्लॉक्स होते हैं और एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। इस तरीके से क्या बनता है हमारा डबल बार ग्राफ। क्या बनता है, डबल बार ग्राफ। समझ में आ रही है बात। और इसमें से एक होता है शेडेड होता है और एक बिना शेडेड होता है। ये हमारा क्या होता है, डबल बार ग्राफ। क्या होता है ये, डबल बार ग्राफ। क्लियर है। अब इसमें एक बॉक्स जैसे मैं शो कर देता हूं कि ये जो वाला है ये बॉयज को शो करेगा और ये शेडेड वाला जो है ये गर्ल्स को शो करेगा। ठीक है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ डाटा कुछ कि इस तरीके से मैं कुछ डाटा लिख देता हूँ यहाँ पे। क्लियर। और यहाँ लिखता हूँ मैं 2010, 2011, 2012। अब यहाँ से आपको इस टेबल को देख के क्या लगता है, अब यहाँ से आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि 2010 में 2011 और 2012 का डाटा शो किया जा रहा है डबल बार ग्राफ पे, वो भी बॉयज का और गर्ल्स का शो कर रहे हैं। ये इसको बॉयज ही रखते हैं। ये बॉयज है हमारे 2011 में और ये 2012 में। ठीक है, हम देखते हैं कि जब इस हम डबल बार ग्राफ को देखते हैं तो यहाँ पर कंपैरिजन एक शो हो रहा है। क्या शो हो रहा है, कंपैरिजन। कि 2010 में जो हमारे बॉयज थे, कौन, जो हमारे बॉयज थे, नंबर ऑफ बॉयज 2010 में नंबर ऑफ बॉयज जो थे इस तरीके का जो हमारा बनता है उसको बोलते हैं डबल बार ग्राफ। इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, इस तरीके से बनेगा जो कि आपको क्या करेगा, 2 डाटा शो करेगा। क्या, 2 डाटा। जैसे 2014, 2020, हाँ ये डबल बार ग्राफ होता है। और ये क्या करता है, 2 डाटा को एक साथ शो करता है। 2014 का डाटा उठाएगा और 2020 का डाटा उठाएगा और देखेगा क्या कंपेरिजन है कि पहले स्टूडेंट नंबर ऑफ 20 थे, अब 25 हो गए। बढ़ रहा है कि घट रहा है। मतलब कि किसको शो करता है डबल बार ग्राफ, कंपेरिजन को। किसको शो करता है, कंपेरिजन को। ये चीज ध्यान देना, इसको मैं रफ कर रहा हूँ दोनों चीजें। अरे ये सब आपको बनाना नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, आपको सिर्फ याद रखना है। ठीक है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ जिससे थोड़ी चीजें। ये किसको शो कर रहा है, कंपैरिजन को, कंपैरिजन को। ये कंपैरिजन को शो करेगा, कंपैरिजन बिटवीन 2 डाटा। ये कंपैरिजन को शो करता है, ये फ्रीक्वेंसी को शो करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंगल डाटा। और जो हमारा हिस्टोग्राम होता है ये किसको शो करता है, ये इंटरवल को शो करता है।
यहाँ पर इंटरवल वगैरह होते हैं। इसी में हिस्टोग्राम में क्या होते हैं, ग्रुप्स को इंटरवल की फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है। इसमें सारे इनके बीच में जो पहले तो आपको एक कंफर्म होना चाहिए कि बार ग्राफ क्या होता है, उसमें हॉरिजॉन्टल सिंगल ब्लॉक्स होते हैं। कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल सिंगल ब्लॉक्स होते हैं। फिर डबल बार ग्राफ में क्या होते हैं, तो पेयर में आ जाते हैं वो हॉरिजॉन्टल, जो हमारे वर्टिकल होते हैं, हॉरिजॉन्टली वर्टिकल। इसमें वर्टिकल ब्लॉक्स होंगे और इसमें वर्टिकल तो होंगे बट पेयर में होंगे, पेयर में मतलब दो होंगे, ठीक है। और थर्ड आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में सारे के सारे वर्टिकल होंगे बट उनके बीच में गैप नहीं होगा। इस तरीके से बनता है वो हिस्टोग्राम। ये देखो ऐसे 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 इस तरीके से बनता है वो वाला। इसमें गैप्स नहीं होते, इसको क्या बोल देते हैं हम, हिस्टोग्राम, ठीक है। इसको हम हिस्टोग्राम बोल देते हैं, इतना याद रखो। और उसके बाद आता है, ये भी डाटा शो करता है, ग्रुप डाटा शो इन ग्राफिकल फॉर्म। ग्रुप डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में ये भी शो करता है, ठीक है। अगर आ गया था पाई चार्ट, तो पाई चार्ट में क्या होता है, पाई चार्ट में डाटा को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है कि 2011 में इतने, 2011 में पॉपुलेशन इंडिया की इतनी थी, 2012 में इतनी थी, 2013 में इतनी थी। इस तरीके से डिवाइड किया जाता है ग्रुप को, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, पाई चार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डाटा को, डिस्ट्रीब्यूट डाटा को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सिर्फ, ठीक है। जैसे कि बजट आता है ना हमारे देश का बजट, तो बजट में ये लिखा होता है कि जो हमारे देश का बजट अगर आया 120 या 1000 करोड़ बजट आया हमारे देश का, तो हमारे देश में जो बजट आया तो कहाँ कहाँ खर्च कर रही है। मान लो हेल्थ सेक्टर में इतना खर्च कर रही है ना, तो हेल्थ सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन शो कर देगा। उसके बाद मतलब इस पूरे बजट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करेगा, पाई चार्ट। तो डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने में सबसे मेन रोल इसका होता है पाई चार्ट का, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, डिस्ट्रीब्यूट डाटा। और लाइन ग्राफ आता है, ये क्या करता है, वेरिएशन को शो करता है। किसको शो करता है, वेरिएशन। और वेरिएशन का मतलब होता है चेंज। तो 5 टाइप के हमारे कुछ ग्राफ थे जो न्यूमेरिक डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में शो करते हैं। हम एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं इसको। पहला क्या है, बार ग्राफ। बार ग्राफ किसी भी डाटा की फ्रीक्वेंसी को शो करता है। आता है डबल बार ग्राफ, वो कंपैरिजन करता है, 2 साल के डाटा में कंपैरिजन करता है, ठीक है। क्या करता है, 2 साल के डाटा में कंपैरिजन। जैसे कोविड टाइम में होता था ना कि अप्रैल महीने में इतने कोविड केस थे, तो मार्च में इतने आए, तो दोनों को क्या करते हैं, डबल बार ग्राफ में रखते थे और शो करते थे कि एक, जैसे कि पेयर होते हैं ना, वर्टिकल ब्लॉक्स के पेयर होते हैं, तो उसमें देखते थे कि अप्रैल में अगर 34 थे तो मार्च में तो ज्यादा दिख रहा है, मतलब मार्च की बिल्डिंग ज्यादा दिख रही है, अप्रैल की नीचे दिख रही है। तो इससे कंपैरिजन समझ में आता था उनको। तो ये क्या, जो डबल बार ग्राफ वो क्या शो करता है, कंपैरिजन टू डाटा के बीच में, ठीक है। आगे आता है हिस्टोग्राम। तो ये भी क्या करता है, ग्रुप डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में शो करता है। और हमारा पाई चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, और लाइन ग्राफ वेरिएशन को शो करता है। इतना ध्यान देना। वेरिएशन मतलब चेंज, कितना चेंज आया। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 2011 में कोविड केसेस 50 लाख थे, 2012 में आया तो 10 लाख हो गए, मतलब कि 50 से 10 वेरिएशन आया। फिर 2013 में फिर 70 हो गए, तो ऊपर चला जाए, ऐसे शो होगा। देखो वेरिएशन इसमें, जैसे यहां से स्टार्ट होगा, 2011 में मान लो इतने केस थे, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ चले गए, फिर यहाँ चले गए, फिर यहाँ हो गए कॉन्स्टेंट, अब नहीं बढ़ रहे केसेस। तो ये क्या होता है, हमारे लाइन ग्राफ होता है, ठीक है। इस तरीके से डाटा शो होता है। ये मैं समझाऊंगा क्वेश्चन में आपको अच्छे से। अब इतना याद रखो कि वेरिएशन को शो करता है। किसको शो करता है ये, वेरिएशन। कुछ नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है, जो आप चाहते हो, लाना चाहते हो, फेवरेबल अपने फेवर में अपने लाना चाहते हो ना, जो वो फेवरेबल आउटकम्स होता है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है कि जो हम चाहते हैं उससे परे क्या आ सकता है, वो भी, और जो हम चाहते हैं वो भी, दोनों मिलके वो टोटल आउटकम्स बनता है, ठीक है।
और इसकी प्रोबेबिलिटी की जो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0 से लेके 1 तक ही लाई करती है। और मैंने आपको बताया कि 0 के बाद 1/4 होता है 25% प्रोबेबिलिटी, 1/2 50, 3/4 75, 1 का मतलब 100%। मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 तक लाई करती है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। समझ में आई बात? तो ये प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत था। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी नोट कर लो, ये तुम्हारे काम आएंगे क्वेश्चन करने में। ये जो इसमें इवेंट दिया सर, इवेंट सर इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो इसमें, बता दीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है ध्यान दो। पहला है कि जब हम एक कॉइन को उछालते हैं, पहला क्या है कि जब हम कॉइन टॉस, अ कॉइन टॉस, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारी पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं वो हम लिखेंगे। तो हमारा जो अ कॉइन टॉस, देन पॉसिबल आउटकम, जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो या तो हेड होगा या तो फिर टेल होगा। मतलब कितने हैं टोटल? 2। जब हम एक कॉइन को उछालते हैं तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। पॉसिबल तो यही है ना कि या तो हेड या तो टेल, मतलब 2 होंगे। क्लियर? और ये पॉसिबल भी कह सकते हो इसको, या तो टोटल भी बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो आप? टोटल आउटकम्स भी कहते हैं इसको, टोटल आउटकम्स। सिर्फ जब इस 2 रहे तब ना, जब एक कॉइन उछालेंगे तब की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद आता है अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करें एक साथ, जब 2 कॉइन्स को एक साथ उछालें तब क्या क्या होता है? When 2 coins tossed, when 2 coins tossed together, जब 2 कॉइन्स को टुगेदर क्या किया जाए? टॉस किया जाए, तब हमारी पॉसिबल आउटकम्स क्या बनेगी? तो हमारी पॉसिबल आउटकम्स बनेगी, पहली तो बनेगी या तो दोनों सिक्कों में हेड आ सकता है, या फिर दोनों सिक्कों में टेल आ सकता है, या फिर एक सिक्के में हेड और एक सिक्के में टेल आ सकता है, या फिर एक सिक्के में टेल और दूसरे में हेड आ सकता है। क्या इससे ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स होंगे? तो टोटल कितना हो गया ये? 4। ये याद करने वाली चीजें हैं सारी, ये क्वेश्चंस करते टाइम काम आएंगी। थर्ड, जब हम एक डाई को रोल करते हैं, व्हेन अ डाई रोल, व्हेन अ डाई रोल, तब क्या आउटकम्स होते हैं टोटल? तो टोटल आउटकम्स होते हैं 6। डाई का मतलब डाई लूडो, लूडो वाली डाई, वो डाई, वो तो डाइस है। वही डाइस। पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स टोटल 6 होंगे। या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 या 6। टोटल कितने होंगे? 6 होंगे। जब एक डाई को रोल करेंगे तो हमको पता थोड़ी ना क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है इनमें से। तो क्या होंगे? पॉसिबल या टोटल। क्लियर? आगे आता है फोर्थ, कार्ड। अब कार्ड के बारे में आपको अलग से बताना पड़ेगा मुझे, तो इसको नोट कर लो, फिर कार्ड के बारे में बता देता हूँ मैं। इसको लिखा हूँ कार्ड्स वाला दो। हाँ, तो कार्ड वाला अलग से बताना पड़ेगा, उसकी भी आउटकम्स होंगे। ये आप बताए थे सर। हाँ, अगले साल कोचिंग में सारा बता रखा है मैंने, ये प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन। तो पिछली वाली कॉपी उठाना और उसमें से पढ़ लेना थोड़ा बहुत, नहीं, गुम हो गई मेरे मेरे पास है। उसमें से उठा के पढ़ लेना ये चैप्टर और अच्छे से। बताएंगे भी कि नहीं? क्या वही बता रहा हूँ, कार्ड के बारे में बता देता हूँ तुम लोगों को मैं। नोट हो गए? ये तीसरा लास्ट मैंने डाला।
रफ कर दूं? क्यों? तुमको क्या दिक्कत है? तो फिर शांत रहो एकदम, बोलो मत। देखो कार्ड के बारे में थोड़ी सी चीज जानो पहले। हमारे जो कार्ड होते हैं ना, कार्ड, ये 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा स्पेड, एक होता है स्पेड, एक होता है क्लब। ये ताश की पत्तियां जो होती हैं। हाँ, स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड। ये खेल हार्ट एंड ये डायमंड। ध्यान दो, चुपचाप बोलो मत। कार्ड टोटल कितने होते हैं? 52। 52 कितने होते हैं? 52, जिसमें कि ये 2 रेड कार्ड होते हैं, ये भी 13 होते हैं। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? रेड कार्ड। ये टोटल 13 होंगे, ये भी टोटल 13 होते हैं, ठीक है। और ये भी 13 होते हैं, और ये भी 13 होते हैं। क्लियर? इसको बोल देते हैं ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड, और इसको बोल देते हैं हम रेड कार्ड। समझ में आई बात? तो ब्लैक कार्ड कितने हो गए टोटल? 13, 13, 26, और रेड भी कितने हो गए? 26। समझ में आई ये चीज? हाँ अब आगे देखेंगे हम, ये ब्लैक कार्ड और रेड कार्ड में हमारे 2 डिवीजन हुए, स्पेड और क्लब। और स्पेड और क्लब में भी तो कुछ कार्ड आते होंगे ना, तो अब हम देखेंगे इस ब्लैक कार्ड को फिर दोबारा डिवाइड करेंगे हम स्पेड में। और स्पेड के 13 कार्ड कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे हम। तो देखो 13 कार्ड में पहला कार्ड क्या होता है? एस। पहला कार्ड क्या होता है? एस। या पहले इसमें, हाँ ठीक है, स्पेड ब्लैक कार्ड है ना ये? हाँ देखो, तो इसमें पहला जो कार्ड होता है वो होता है एस। क्या होता है? एस। दूसरा होता है किंग, फिर होता है क्वीन, जोकर फिर होता है जैक। ठीक है, ये 4 कार्ड तो ऐसे होंगे, और बाकी जो बचे हुए कार्ड होते हैं उनमें नंबरिंग होती है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10। ये हमारे टोटल कार्ड्स होते हैं 13। यही डिवीजन यहां भी होगी, स्पेड में भी, और उसके बाद क्लब में भी यही डिवीजन होगी। किसमें? क्लब में। क्लब में भी यही कार्ड्स होंगे, रिपीट होंगे सारे के सारे। ठीक है, तो मतलब आपको यहां से क्या समझ में आ रहा है कि हमारे स्पेड में भी एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक होगा, एक एस होगा, और बाकी नंबर वाले कार्ड होंगे स्पेड में भी। तो टोटल 13 हो जाएंगे ये। ऐसे ही इसमें भी किंग, क्वीन, एस और जैक होगा। इसमें भी किंग, क्वीन, एस, जैक, इसमें भी किंग, क्वीन, एस, जैक। तो टोटल कितने हो गए? ऑनर कार्ड कितने हो गए टोटल? 4 चौक 16 कार्ड हो गए ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड का मतलब कौन से होते हैं? ये वाले जो हमारे कार्ड होते हैं ना, ये 4, ये ऑनर कार्ड होते हैं। कौन से कार्ड होते हैं? ऑनर कार्ड। और अगर इसको छोड़ दें, एस को, ये 3 कार्ड को देखें तो इनको कहते हैं फेस कार्ड। हाँ देखो, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, किंग, क्वीन और जैक, ये तीनों क्या होते हैं? हमारे फेस कार्ड होते हैं। क्या होते हैं? फेस कार्ड। ये तीनों क्या होते हैं? हमारे फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड कितने हैं 52 में? 12। तो टोटल कितने हो जाएंगे ये? 12। ये प्रोबेबिलिटी निकालने में बहुत काम आएंगे, प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन आते हैं ऐसे बहुत ज्यादा। ठीक है, और ये ऑनर कार्ड होंगे, इनको मैं लिख देता हूँ ऑनर कार्ड। ये कौन से हमारे? ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको याद रखो, ऑनर कार्ड है। ज्यादा इसकी फेस कार्ड आता है कई बार। हाँ, ये जो किंग और क्वीन जैक है, ये रेड कार्ड में आते हैं। ये सब में आते हैं, सब में है। 3 देखो, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। समझिए, मतलब 6 तो ब्लैक होते हैं, 6 रेड होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे कार्ड होते हैं ये वाले, ये 6 तो क्या होते हैं? रेड होते हैं। कितने? 6। और ब्लैक कितने होते हैं? 6 ब्लैक, 6 रेड। अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछेगा कि बताओ 6 ब्लैक कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी बताओ, 6 ब्लैक फेस कार्ड्स की, या उसने आपसे पूछ लिया
कि हाँ 6 ब्लैक फेस कार्ड की, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल तो 52 है, 52 है, 52 में हमारे ब्लैक फेस कार्ड कितने हैं? 6, तो 6 अपॉन में 52 प्रोबेबिलिटी होगी। समझी? इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। ये कार्ड्स के नाम लिख लो। और यही वाली चीज देखो इधर, यही चीज यहाँ भी रिपीट होगी, फिर यहाँ भी रिपीट होगी, यहाँ भी रिपीट होगी। ये 13 कार्ड हर एक सूट में है, हर एक सूट में है, ठीक है, क्योंकि हमारे कार्ड्स को 4 सूट्स में डिवाइड किया गया। कितने सूट्स में? 4 कौन कौन से हैं? स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। और हर एक सूट में मतलब एक स्पेड एक सूट है, क्या है? सूट है। और उसमें कितने कार्ड्स हैं? 13। कितने हैं? 13। कौन कौन से होते हैं? तो एस, किंग, क्वीन, जैक, फिर 2 to 10 काउंटिंग, ठीक है। ये मेन कार्ड होते हैं 4, जिसमें 3 को फेस कार्ड बोलते हैं, और अगर चारों को देखा जाए तो उनको बोल देते हैं ऑनर कार्ड। क्लियर है? ऑनर लिख ले। लिख लो ऑनर कार्ड। तो ये हमारे कार्ड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसको नोट कर लो, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से। सर हाँ इसमें ऑनर लिख ले। हाँ लिख लो ये इसकी ऑनर कार्ड, HONOUR। ये ऑनर कार्ड्स होते हैं जो कि हेड होते हैं, ये सारे के सारे। और इसमें क्या रह गया? सारे बता दिए मैंने लगभग तुमको। ठीक है, तो ये हमारे कार्ड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, और इसमें से क्वेश्चन आते हैं। कार्ड में से प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन जरूर बनते हैं, कार्ड में से, डाइस में से, और लूडो डाइस में से, और हेड और टेल टॉस में से, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं हर बार। तो अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कुछ आपको, घर से तुम भी ट्राई करना, ठीक है। ओके। एक्सक्यूज मी। ध्यान दो जरा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा? खाली हो गई। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा बुक में देखो, अ ग्राफ दैट डिस्प्ले डाटा दैट चेंज कंटिन्यूअसली ओवर टाइम पीरियड ऑफ। पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है वो? अ ग्राफ दैट डिस्प्ले डाटा, एक ऐसा ग्राफ जो डाटा को डिस्प्ले करता है और चेंज होता है कंटिन्यूअसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो टाइम के साथ चेंज किस ग्राफ में बताया मैंने आपको? टाइम के साथ चेंज किस ग्राफ में बताया था अभी मैंने? इसमें हिस्टोग्राम। अच्छा, तो इसमें बहुत ही लाइन ग्राफ बताया था ना मैंने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइन ग्राफ पहले का। समझे कि नहीं? दिमाग में कमी है, जब पढ़ते हो तो दिमाग तो तुम्हारा गोबर चल रहा होता है ना। मैंने अभी भी बताया था कि किसी चेंज किस ग्राफ में शो होता है? लाइन ग्राफ में। किस में शो होता है? तो फिर हिस्टोग्राफ बोल रहे हो सीधा। आगे देखो, द रेंज ऑफ द डाटा। अब देखो इसमें रेंज, इसमें आपको रेंज फाइंड करना है। रेंज फाइंड करना मैंने आपको सिखाया, रेंज फाइंड करना मैंने आपको सिखाया। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा उसने? द रेंज ऑफ द डाटा। ये अनग्रुप डाटा दे रखा है, इसका रेंज फाइंड कैसे करोगे? कर लोगे? हाँ। हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस क्या होता है? रेंज होता है, ठीक है। थर्ड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। आगे क्या बोल रहा है? थर्ड में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ